ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर बिजली उत्पादन को झटका लगा है। काली सिंध थर्मल की पहली इकाई बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि बॉयलर की ट्यूब हुई लीकेज, दूसरी यूनिट से चल रहा विद्युत उत्पादन, थर्मल इंजीनियर यूनिट की मरम्मत में जुटे हुए हैं। तो बिजली उत्पादन को झटका लगा है, दूसरी यूनिट से चल रहा विद्युत उत्पादन। आपको खबर इस वक्त हम दे रहे हैं, जहां पर काली सिंध थर्मल की पहली इकाई बंद कर दी गई है। बॉयलर की ट्यूब में लीकेज हुई है, दूसरी यूनिट से चल रहा है विद्युत उत्पादन। तो देखिए यहां पर बिजली उत्पादन को बड़ा झटका लगा है। थर्मल इंजीनियर यूनिट की मरम्मत में जुटे हुए हैं। काली सिंध थर्मल की पहली इकाई जो है वो बंद हो गई है। तरुण शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। तरुण, खबर सामने आ रही है कि बिजली उत्पादन को झटका लगा, इंजीनियर्स लगातार जुटे हुए हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट जो है उसमें बॉयलर ट्यूब जो है उसमें लीकेज हुआ है और उसी के चलते यूनिट बंद हुई है, जिससे कि 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन बंद हो गया है। यहाँ पर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित हैं, लेकिन आए दिन यहाँ पर जो बॉयलर ट्यूब लीकेज की जो ये समस्या है ये परेशानी का सबब बनी हुई है। और इसी कड़ी में अब फिर से देर रात काली सिंध थर्मल की जो पहली यूनिट है उसमें बॉयलर ट्यूब में लीकेज हुआ और उसके बाद से वहां पर विद्युत उत्पादन बंद हुआ है। इसके बाद से ही जो थर्मल के इंजीनियर हैं वो उन्होंने आज तक इन्होंने जो यूनिट को ठंडा होने का इंतजार किया और उसके बाद से ही उसकी मरम्मत के प्रयास में जुटे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 दिनों के भीतर ये यूनिट को वापस से सिंक्रोनाइज कर लाइट अप कर देंगे, लेकिन तब तक प्रदेश में 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित रहेगा। लोगों को कैसे नुकसान होगा, कैसे आएगी बिजली? जी, जो बिजली है ये यहाँ से सीधी जो नेशनल ग्रिड और जो जयपुर के जो बड़े जो सेंटर हैं वहां तक जाती है और वहीं से फिर प्रदेश के जो प्रसारण निगम के द्वारा ही ये डिस्कॉम को जारी होती है। लेकिन इतना ज्यादा इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी क्योंकि अभी फिलहाल इस तरह का कोई बड़ा संकट नहीं है। लेकिन 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन जरूर प्रभावित हुआ है और ये 2-3 दिनों तक इस तरह की समस्या जारी रहेगी। ठीक है, अभी इंजीनियर्स का क्या कहना है, कहां पर फॉल्ट दिख रहा है उन्हें? जी, बॉयलर ट्यूब एक बड़ा क्षेत्र होता है और उसके अंदर कई सारी जो रिंग के रूप में ट्यूब होती है और उसके अंदर एक कई सारे बारीक इस तरह से जो छेद के तरह से वहां पर लीकेज होता है, तो उसको ढूंढना भी काफी मुश्किल होता है और इस सारी जो तकनीकी प्रक्रिया में भी थोड़ा सा समय लगता है। और चूंकि जो थर्मल के इंजीनियर्स हैं वो लगातार इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से इस ट्यूब को लीकेज को सुधारा जा सके और जल्द से जल्द वापस यूनिट को लाइट अप कर सिंक्रोनाइज किया जा सके, जिससे प्रदेश को वापस से 600 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति की जा सके। ठीक है, धन्यवाद आपका तरुण तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा के सिरसा में नदी में गाड़ी डूबने से हादसा हुआ है। फतेहाबाद के सरदारे गांव में यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और अब तक 9 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए गए हैं। धुंध की वजह से नहर में ये गाड़ी गिर गई थी और आपको बता दें हादसे में 2 लोगों को बचाया गया है, बाकी बचे 3 लोगों की तलाश जारी है। गाड़ी में सवार थे 14 लोग। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको हम रूबरू करवा रहे हैं, जहां हरियाणा के सिरसा में नदी में गाड़ी डूबने से हादसा हुआ है। फतेहाबाद के गांव सरदारे वाला के पास ये हादसे में 9 लोगों की अब तक शव बरामद किए गए हैं। गांव सरदारे वाला के पास बीती रात कोहरे की वजह से क्रूजर गाड़ी सीधे पानी भरे नहर में जा गिरी थी और उस समय गाड़ी में 14 लोग सवार थे। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, जो अब तक जारी है। हादसे के बाद 2 लोग जिंदा बचा लिए गए थे और अभी बाकी बचे 3 लोगों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के नासिक गुजरात हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे यह हादसा हुआ। बस में मध्य प्रदेश के 40 से अधिक यात्री सवार थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर खाई में ये बस गिरी है। 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। डांग गुजरात की खबर है। भीषण हादसे में 15 लोग घायल हैं। बस में मध्य प्रदेश के 40 से अधिक यात्री जो हैं वो सवार थे। 200 फीट गहरी खाई में ये बस गिरी है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। 5 लोगों की इसमें मौत हुई है, ये खबर निकलकर सामने आई है।
15 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आ रही है अब तक 8 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। INSAS राइफल, BGL लॉन्चर सहित कई हथियार बरामद किए गए हैं। तोड़का इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। नक्सलियों के शव लेकर जवान बेस कैंप पहुंचे हैं। नक्सलियों के शवों को लाया जाएगा बीजापुर। नक्सल ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सुरक्षित हैं। तो फिलहाल खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तोड़का इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर। नक्सलियों के शव लेकर जवान जो है वो बेस कैंप पहुंचे हैं। अब तक 8 नक्सलियों के शव जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। INSAS राइफल, BGL लॉन्चर, इसके साथ ही कई और हथियार भी हैं जो बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ा ऑपरेशन यहां पर देखने को मिला है। वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश होगी। जगदंबिका पाल कल पेश करेंगे रिपोर्ट। 655 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश होगी। 655 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है और वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की जानी है। तो कल लोकसभा में पेश की जाएगी ये रिपोर्ट। महत्वपूर्ण है। जगदंबिका पाल कल इसे कोर्ट जो रिपोर्ट है उसे पेश करेंगे लोकसभा के अंदर। 655 पेज की ये रिपोर्ट है जो तैयार की गई है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में खेत में बाघ दिखने से किसानों में दहशत फैल गई है। मामला तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बाइक पर सवार होकर 2 बुजुर्ग किसान अपने खेत में फसल को देखने के लिए जा रहे थे। अचानक से गन्ने के खेत से निकलकर बाघ किसानों का रास्ता रोक लिया। बाघ गन्ने की खेत के आसपास चहलकदमी करने लगा। कुछ देर तक किसान बाघ के रास्ता छोड़ने का इंतजार करते रहे। किसानों ने बाघ को अपनी तरफ आता देखा तो तेजी से अपनी बाइक को मोड़कर मौके से चले जाने में ही भलाई समझी। बाघ की गन्ने की खेत में मौजूदगी से इलाके के किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये कुछ फुटेज है जो सामने आई हैं, जिसमें बाघ आपको साफ नजर आ रहा होगा। बाघ ने बाइक सवार किसानों का रास्ता रोक दिया और बाघ को पास आता देख किसान वहां से भाग खड़े हुए, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। और अब बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाएंगे। आज RAS की परीक्षा है। कड़ी निगरानी में इसका आयोजन होगा। कुल 733 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही है। 6,55,000 परीक्षार्थी इसमें एग्जाम देंगे। 2045 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन होगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये एग्जाम रहने वाला है। तो आज RPSC की RAS की परीक्षा जो है वो रहने वाली है। ये प्री परीक्षा है और जिसमें आज कड़ी निगरानी के बीच इसका आयोजन होने वाला है। 12 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, 3 बजे तक रहेगी। 733 पदें हैं जिसको लेकर ये परीक्षा हो रही है। 6,75,000 अभ्यर्थी इसमें एग्जाम देंगे। 2045 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन होगा। तो परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, किसी भी तरीके से नकल का कोई मामला सामने ना आए, इसको लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित RAS प्री परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में 2045 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें ये परीक्षा आयोजित हो जा रही है। अजमेर के साथ साथ पूरे प्रदेश में 6,75,000 अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर तमाम परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के बीच जो है सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है, सबकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। साथ साथ यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं जो है नकल रोकने के लिए भी की गई हैं। अलग अलग अभ्यर्थी हैं, उनकी चेकिंग के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। उनके दस्तावेज हैं वो यहाँ पर चेक करने के साथ साथ एडमिट कार्ड उनका चेक किया जा रहा है और किस तरह से जो है परीक्षा में नकल रोकी जाए उनके तमाम प्रबंधन जो हैं वो RPSC की ओर से किए गए हैं। RPSC के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता भी जो है अलग अलग परीक्षा केंद्रों का जायजा ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज वो सोफिया स्कूल पहुँचे हैं। सर,
किस तरह से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, प्रदेश भर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, पूरे राजस्थान में 2045 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम हो रहा है 87 सिटीज़ में, जिसमें 38 हमारे ज़िला मुख्यालय हैं और 49 सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है। 6,75,000 बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं और बहुत ही माकूल व्यवस्था प्रशासन पुलिस की है। हर परीक्षा केंद्र के ऊपर कम से कम 2 पुलिसकर्मी हैं। अधिकतर वो उसी पुलिस थाने के हैं जिस पुलिस थाने में ये परीक्षा केंद्र स्थित है, और यदि कोई कमी है तो फिर वो पुलिस लाइन से भी है। एक एक बच्चे की चेकिंग की जा रही है। तो वहीं प्रदेश भर में आज आरएएस प्री परीक्षा आयोजित की जा रही है। बात कोटा की करें तो वहां पर 78 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। 25,296 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। कड़ी जांच पड़ताल के बाद परीक्षा को लेकर जो गाइडलाइन है उनको पूरा करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई है। तो कोटा में भी पूरी तैयारियां की गई हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर पहले पूरी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही जो है कड़ी निगरानी में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो परीक्षा की पूरी वीडियोग्राफी तक की जा रही है। प्रदेश भर में आज आयोजित हो रही है आरएएस प्री परीक्षा और प्राथमिकता यही कि किसी भी स्तर पर कोई भी चूक, कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसलिए तमाम जो एहतियात हैं वो परीक्षा को लेकर के बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल कोटा की बात करें तो कोटा में 78 परीक्षा केंद्रों पर 25,296 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 2,000 से ज्यादा जो कार्मिक है शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं। और फिलहाल जेडीबी गर्ल्स कॉलेज जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, बड़ा परीक्षा केंद्र है, और देख सकते हैं आप कि हर स्तर पर यहाँ पर जो चेकिंग है वो किस तरह से हो रही है। बकायदा हर परीक्षार्थी की बारीकी से यहाँ पर वीडियोग्राफी जो है वो करवाई जा रही है। देख सकते हैं आप कि हर जो कैंडिडेट है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री से पहले की जा रही है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से पहले वेरीफाई किया जा रहा है। और उसके बाद ये तीसरी तस्वीर भी आप देखिए तो पुलिस के स्तर पर भी यहाँ पर मेटल डिटेक्टर के साथ बारीकी से हर कैंडिडेट को चेक करने के बाद में यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनके साथ में परीक्षा केंद्र पर मॉनिटरिंग हो रही है। कोई भी मेटल से जुड़ी चीज परीक्षा केंद्र पर ना जाए, एंट्री परीक्षा केंद्र पर ना हो पाए, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। बाकायदा ड्रेस कोड को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। पुलिस के साथ में ये है, यहाँ पर चेकिंग देख सकते हैं आप, ये जूते निकलवा करके बाकायदा बारीकी से पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। तो यही जो माकूल इंतजाम है वो परीक्षा केंद्र पर किए गए हैं। पूरी जांच पड़ताल के साथ एंट्री फिलहाल दी जा रही है। चलिए बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है पार्टियों का। दिल्ली में आज सियासत का सुपर संडे है। आज दिल्ली में पीएम मोदी की रैली होगी दोपहर 1 बजे। आरके पुरम में पीएम मोदी रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 रैलियां आज करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बड़ा कार्यक्रम है। दिल्ली के आरके पुरम में पीएम मोदी ये रैली करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब केवल 3 दिन बचे हैं और इस बीच रविवार को दिल्ली में सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के आरके पुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट से बीजेपी ने अनिल कुमार शर्मा, आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक प्रमिला टोकस और कांग्रेस ने विशेष कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है। आरके पुरम विधानसभा सीट दिल्ली की हॉट सीटों में से एक है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 3G वाली सरकार कहा है। मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार घपले, घोटाले, घुसपैठियों यानी 3G की सरकार है और चुनाव नतीजों के दिन दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। 3G का मतलब मालूम है आपको? मैं बताता हूं, ठहर जाओ। पहले G से है घोटाले वाली सरकार, दूसरे G से है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे G से है घपले करने वाली सरकार। मुस्तफाबाद वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, मेरी बात आप गांठ मार लेना।
8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार हटाने और ईमानदारी की सरकार चलाने के दावे पर जमकर तंज कसा है। राहुल ने कहा कि जब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी तो बीच में केजरीवाल आकर खंबे पर चढ़ गए, लेकिन भ्रष्टाचार हटाने के बजाय वो खुद ही उसका हिस्सा बन गई हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। खंबे पे। अच्छा, वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी। दिल्ली चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने में लगे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने शीला दीक्षित सरकार के वक्त अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार हटाने के दावे पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी आए, उन पर खूब सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा दिए। एक इल्जाम साबित नहीं हुआ, एक भी नहीं सच साबित नहीं हुआ। 10 साल गुजर गए हैं। आज दिल्ली वाले सब देखते हैं कि हाँ, शीला जी ने अच्छा काम किया था। एक वही थी जिन्होंने दिल्ली की तरक्की की, और इनकी सारी बातें खोखली निकली। जो राजनीति एक दूसरे से लड़ाती है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। भाजपा की यही राजनीति, यही विचारधारा हमेशा से रही है, हर धर्म को एक दूसरे से लड़ाना। अन्ना के आंदोलन में गरज गरज कर मुझसे भी बड़े आवाज में कहते थे कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना अभी बेचारे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे, रालेगांव सिद्धि गए, तब तक तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। इन्होंने कहा था हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। बच्चों की कसम खाई, बच्चों की कसम तोड़कर कांग्रेस का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन गए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में रेस्टोरेंट पर विमान का मलबा गिरा है। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में शुक्रवार को एक विमान क्रैश हुआ है, जिसके जो अवशेष हैं, जिसके मलबा जो है वो एक रेस्टोरेंट पर गिर गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शख्स घायल भी हुआ है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो रेस्टोरेंट पर गिरा विमान का मलबा और वहां पर रेस्टोरेंट में जो लोग बैठे हुए थे उसमें से एक शख्स घायल बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। विमान का मलबा गिरने की खबर है। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। और चलिए अब प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ में आज इस्कॉन की तरफ से झांकी निकाली गई है और इस्कॉन से जुड़े संत ने इसमें नाचते झूमते नजर आए हैं। अखाड़ा नगर में इस्कॉन की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई। इस्कॉन से जुड़े कृष्ण भक्तों ने शोभा यात्रा के दौरान प्रसाद बांटा, किताबें भी बांटी।
तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तो फिलहाल महाकुंभ में लगातार जो कार्यक्रम है वो जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शनिवार को गोरखपुर से सीधे प्रयागराज पहुंचे थे। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान की तैयारी को लेकर हेलीकॉप्टर से उन्होंने जायजा लिया और संतों के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। महाकुंभ आयोजन के दौरान सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा भी कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर तीसरे अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। 3 फरवरी को होने वाले सबसे बड़े स्नान के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीर मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर से देखी और फिर कुछ ही देर के बाद संतों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। महाकुंभ में सीएम योगी ने संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संतोषाचार्य जी महाराज और स्वामी राम कमल आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी गई। इस मौके पर संतों ने सीएम के सामने अपनी बात भी रखी। अत्यंत आह्लादित करने वाला एक क्षण है जब अपने वरिष्ठ पूज्य संतों की उपस्थिति में हमारे साथ निरंतर सनातन धर्म के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश में दुनिया में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने वाले पूज्य 2 संतों को पूज्य रामानंद परंपरा में जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का शुभ कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी कमलाचार्य जी महाराज के रूप में हमारे डॉक्टर वेदांती जी महाराज आज से जाने जाएंगे और उनका अभिषेक और इस कार्यक्रम की रस्म को पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी के कर कमलों से भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई भी देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। रामानंद परंपरा के तहत जिन 2 लोगों को जगत गुरु की उपाधि दी गई है उनमें सतुआ बाबा भी हैं। कार्यक्रमों में मौजूद संतों ने सीएम योगी की सराहना की। इस अवसर पर सनातन धर्म की अनेक गणमान्य अत्यंत श्रद्धेय पूज्य विभूतियां और देश प्रदेश के आप सब भक्तगणों के मध्य एक इतिहास के हम साक्षी बने हैं। जब जब विधानियों ने, आतताइयों ने अथवा वेद विरुद्ध करने वाले, वेद विरुद्ध जीवन जीने वाले कुछ उन्मादियों ने अपने स्वर उठाए हैं, तब भगवान स्वयं अपनी विभूति के रूप में प्रकट हुए, संत के रूप में। तो ये जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं ये भगवत आज्ञा ही है, ये सब भगवत संकल्प ही है। भगवान जैसे मानो स्वयं चाहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए ये विभूति आज्ञा है। हम आदरणीय रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ये 2 विभूतियां भारत को सौंपी हैं। सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सीएम ने पिछले दिनों करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा बताते हुए कहा कि सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान
व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश बनाने का। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संतजन उस समय के भी साक्षी है। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ जुट रही है। सीएम योगी लगातार अधिकारियों से न सिर्फ आयोजन की जानकारी ले रहे हैं, बल्कि जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। बहरहाल शनिवार को एक बार महाकुंभ पहुंचकर सीएम योगी ने अमृत स्नान की तैयारियों के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए और कहा कि श्रद्धालु और संतों को कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में अब तक करीब 34 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब कल बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान होने वाला है। इस दिन का क्या है खास महत्व, इस बार बसंत पंचमी का कैसा है शुभ संयोग, इस रिपोर्ट में देखिए। नियमों का भी पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने कहा कि महाकुंभ क्षेत्र में सिर्फ संगम ही नहीं, बल्कि सभी स्नान घाटों पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन संपूर्ण दिवस मुहूर्त रहेगा, जो जहां भी है, जिस भी स्नान घाट पर है। क्योंकि यह लोग न माने कि जहां गंगा का मिलन होता है, जहां जमुना का मिलन, वही संगम, ऐसा नहीं है। वहां तो विशेष है ही है। आप किसी भी स्नान घाट पर स्नान करेंगे, संगम के समान ही आपको फल प्राप्त होगा। तो उस दिन जो भी साधक हैं, अगर विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो वह उस दिन भगवती सरस्वती का कोई भी चित्रपट लेकर के या मानसिक रूप से उनके स्वरूप का स्मरण करके उनको पीले वस्त्र हैं, पीले फल हैं, इनको चढ़ा करके ओम बागेश्वरी देव्य श्रीं सरस्वती नमः का मंत्र जपते हुए आप उनकी उपासना कर सकते हैं। और रही बात गृहस्थ हैं, जो अविवाहित हैं या ब्रह्मचारी हैं या संत ही हैं, वह लोग भी भगवती सरस्वती की पूजा उपासना करेंगे और करना चाहिए। तो इसकी विधि जो भी है, षोडशोपचार विधि से आप करिए। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गोपवीत, यानी जो भी परंपरा हमारे यहाँ भोग, अर्घ या आचमन या लास्ट में आरती करके पुष्पांजलि की जो विधि है, वेदों में वर्णित है। ज्योतिष आचार्य की माने तो इन दिन ऋतु का परिवर्तन होता है, इसलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र के साथ ही पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए। बसंत पंचमी